मित्रों नमस्कार। आज हम लोग जलमंडल के अंतर्गत झील का अध्ययन करेंगे। कल हम लोग सागर, जल के स्रोत सागर का अध्ययन किए। आज हम झील किसे कहते हैं इसको जानना है। थोड़ा सा आवश्यक हो जाता है कि सतह पर स्थित वह खड्ड जहाँ जल भरा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? झील कहते हैं। झील दो प्रकार की होती हैं। एक को हम कहते हैं खारे पानी की झील, और दूसरे कहते हैं हम ताजे पानी की झील। खारे पानी की झील यानी कि जहाँ वह खड्ड जो जल भरा हो और कहीं आने जाने का मार्ग ना हो, वह झील क्या कहलाती है? खारे पानी की झील। जब एक तरफ से आने जाने का मार्ग बना रहता है तो वह झील क्या कहलाती है? ताजे पानी की झील। यहाँ पर खारे पानी की झील का मुख्य कारण है वाष्पन। मुख्य जो है क्या है? वाष्पन है। वाष्पन क्रिया के कारण झील का जल क्या हो जाता है? खारा यानी अशुद्धियाँ रह जाती हैं, शुद्ध जल वाष्पीकृत हो जाता है। तो अब यहाँ के खारे पानी की झील के कुछ उदाहरण या ताजे पानी की झील के उदाहरण पूछा जाता है। इनको थोड़ा जान लीजिए। खारे पानी की झील या ताजे पानी की झील, तो विश्व में सबसे अधिक या विश्व की सबसे खारी झील टर्की की वान झील है। टर्की की वान झील। फिर जॉर्डन का मृत सागर झील, ग्रेट साल्ट लेक, इसी प्रकार से सबसे ताजे पानी की झील सुपीरियर झील ताजे पानी की झील का उदाहरण है, जो कहाँ है? अमेरिका, कनाडा की सीमा पर स्थित है। सुपीरियर झील के पास इरी, ओंटारियो, ह्यूरन आदि झीलें हैं। 5 झीलों का समूह है। यहाँ पर ह्यूरन है, इरी है, ओंटारियो है, आदि झीलें हैं। इसके अतिरिक्त कुछ झीलें जैसे टिटिकाका झील, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। टिटिकाका ये कहाँ है? पेरू और बोलिविया की सीमा पर है। बोलिविया की सीमा पर स्थित है। अब हम कुछ भारत की, जैसे विश्व की सबसे गहरी झील थोड़ा सा जान लीजिए। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील रूस में है। भारत की कुछ झीलें हैं जैसे सांभर झील राजस्थान, खारी झील सांभर झील राजस्थान, जयपुर के पास स्थित है। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान। कहा जाता है कि लगभग 60% नमक की पूर्ति किस झील से होती है? सांभर झील से। अभी कुछ विदेशी पक्षियाँ इस झील में बैक्टीरिया के प्रभाव के कारण नष्ट हो गई थी, तो यहाँ पर इसको जानते रहिएगा, हो सकता है पूछ ले। सांभर झील राजस्थान। फिर इसी तरीके से चिल्का झील, चिल्का कहाँ है? ओडिशा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील ये भारत की बड़ी खारे पानी की झील है। यहाँ पर नौसेना प्रशिक्षण केंद्र भी है। फिर वेम्बनाड झील, केरल। इस झील की विशेषता कि नौका प्रतियोगिता होती है। नौका प्रतियोगिता इस झील में होती है। अष्टमुदी भी कहाँ है? केरल में ही है। अष्टमुदी झील केरल। पुलिकट झील
आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर है। तमिलनाडु की सीमा पर है। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? पलीकड़ झील के पास। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील कहाँ? आंध्र प्रदेश। लोकटक झील मणिपुर इसी झील में तैरता हुआ उद्यान केबुल लामजाओ है, संगाई हिरन के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से लोनार झील, लोनार महाराष्ट्र की उल्का निर्मित झील, लोनार महाराष्ट्र उल्का निर्मित झील। इस प्रकार ये झील के उदाहरण हैं जो हमारे जल के स्रोत हैं। अब वर्षा जल और भूमिगत जल का हम दोहन करते हैं। स्थिति ये आती है कि जो क्रेटरों में जल है वो समाप्त हो जाते हैं, तो कहीं पर वो जल अशुद्ध हो जाता है, यानी सतह से समुद्र का जल रिसता हुआ खारा जल वहाँ पहुँचता है, या जब जल वहाँ रिस कर नहीं पहुँचता तो ऊपर की सतह नीचे धंस जाती है। ऐसे उदाहरण आप देखे होंगे। तो भूमिगत जल का दोहन हम अधिक करते हैं। फिर वर्षा यानी वर्षा कैसे होती है? वर्षा यानी सतह से जल वाष्पीकृत होकर जब वायुमंडल में पहुंचता है तो संघनन की क्रिया होती है। संघनन की क्रिया के केंद्र बिंदु क्या होते हैं? धूल, नमक के कण होते हैं। और जब हमारा वायुमंडल एकदम संतृप्त हो जाता है तो वो जल सतह पर गिरता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और जब धूल के कण उन भार को नहीं सहन कर पाते तो वही जल सतह पर गिरता है, बर्फ के रूप में भी गिरता है, जल के रूप में भी गिरता है। इसी को हम वर्षा, ओला कहते हैं। तो वर्षा जल, समुद्र का जल, झील के जल के बारे में हम जान लिए। अब जल प्रदूषण, अगला हम देखते हैं कि जल प्रदूषण यानी कि जल में उपस्थित वह अशुद्धियाँ जो जीव जंतु और पौधों के वृद्धि विकास में बाधा पहुँचाएं या रोग उत्पन्न करें, ऐसे जल को हम, या इस प्रकार के जल को हम प्रदूषित जल कहते हैं, या जल प्रदूषण के कारण क्या हैं? जल प्रदूषण के कारक कौन कौन से कारण हैं? जैसे यदि हम कृषि में रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं तो रासायनिक खादों को उपयोग करने से जल हमारा बहता हुआ नदी क्षेत्र यानी मृदा भी प्रदूषित होती है। नदी का जल बहता हुआ जब नदियों में पहुंचता है, नदियों का जल दूषित होता है। जब हम उद्योग स्थापित करते हैं, उद्योगों से निकला हुआ कचरा जल को दूषित करता है। शहरी क्षेत्रों में सीवेज जो है यानी निकला हुआ शहरी क्षेत्रों से गंदा जल भी हमारे जल को क्या करता है? प्रदूषित करता है। तो प्रदूषण के ये कारण हैं। अब जल प्रदूषण के कारण सामान्य रूप से आप जान ही गए। अब जल प्रदूषण है, इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं? इसको ज्ञात करने की विधि है बीओडी और सीओडी। बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी रासायनिक ऑक्सीजन मांग कह लें। ठीक, ये है बीओडी और सीओडी। बीओडी और सीओडी क्या है? यानी कि जल में उपस्थित ऑक्सीकरणीय कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का ज्ञान, यानी वह ऑक्सीकरणीय कार्बनिक पदार्थ जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, यानी कि उतनी ऑक्सीजन जल में उपस्थित ऑक्सीजन जो सूक्ष्म जीवों के उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक हो। और यह हम कितने समय, यानी 5 दिन, 1 लीटर जल में 5 दिन तक हम ये देखते हैं, इसका समय कितना है? 5 दिन। 5 दिन में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा का ज्ञान हम किससे करते हैं? बीओडी। और रासायनिक तत्वों की जानकारी हम किससे करते हैं? सीओडी। तो जल की शुद्धता का मापक हम, या मापक कौन हैं? बीओडी और सीओडी।
इसके द्वारा हम करते हैं। आगे हम जल, मान लीजिए जल प्रदूषित ही हो गया। प्रदूषण, तो ये प्रदूषण के कारण क्या थे, प्रदूषण की हम जांच कैसे करते हैं, ये जब हम जान लिए तो जल प्रदूषित हो गया तो कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं या क्या हानियां हैं इससे। हानियां ये है कि मृदा हमारी प्रदूषित हो जाती है, साथ ही साथ जंतुओं में या मानव में कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे पेचिस है, पेचिस, टाइफाइड है, पीलिया है, पेचिस है, टाइफाइड है, पीलिया है, हैजा है। ये किसके कारण, प्रदूषित जल के सेवन से। या मस्तिष्क ज्वर भी है, मियादी बुखार टाइफाइड ही है, चलिए ठीक है। जैसे कि पेचिस है, पीलिया है, हैजा है, टाइफाइड है, इस प्रकार की बीमारियां किससे होती हैं, दूषित जल से होती हैं। अब जब दूषित जल से होती हैं तो इसके हमें क्या करना चाहिए, या धीरे धीरे जैसे हमने कहा कि शुद्ध जल की कमी हो रही, कुछ ही मात्रा में शुद्ध जल है, तो हमें जल का संग्रहण करना चाहिए। या फिर कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जो जल में मिलते हैं तो उनसे अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं, चूँकि टेट वगैरह में ये कई बार आ चुके हैं कि जैसे अगर हमारा जल है और जल में नाइट्रेट अधिक हो गया, जल में यदि नाइट्रेट अधिक हो गया, इससे कौन सा रोग उत्पन्न होगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम इसे कहते हैं। नाइट्रेट की अधिकता, कैडमियम की अधिकता हो गई तो उससे कौन सा रोग उत्पन्न होगा, इटाई रोग उत्पन्न होगा। आर्सेनिक अधिक हो गया, आर्सेनिक अगर अधिक है तो आर्सेनिक के कारण ब्लैक फुट। यदि पारा की अधिकता हो गई, पारा की अधिकता हो गई तो उससे कौन सा रोग उत्पन्न होगा, पारा की अधिकता से जैसे कैडमियम, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम, कैडमियम से इटाई, आर्सेनिक से ब्लैक फुट, पारा या मरकरी से मिनीमाटा रोग उत्पन्न होता है। फ्लोरोसिस है, फ्लोराइड की अधिकता से, फ्लोराइड की अधिकता से क्या होता है, फ्लोरोसिस, यानी दांत क्षय होते हैं इससे। एस्बेस्टस के कुछ रेशे यदि उस पर पहुंच जाते हैं जल में, एस्बेस्टोसिस रोग उत्पन्न होता है। ये तो आसान है याद करने में, फ्लोराइड से फ्लोरोसिस, दंत क्षय, पारा से मिनीमाटा, जापान से उत्पन्न हुआ, आर्सेनिक से ब्लैक फुट, कैडमियम से इटाई, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम। यदि ये जल में उपस्थित होते हैं तो इनसे, इस जल के सेवन से इस प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। यूपी टेट में कई बार आए भाई, सी टेट में भी हो सकता है आ ही जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता यदि जल प्रदूषण है तो। अब आगे हम चलते हैं कि ये हानियाँ जान लिए, तो जल का संरक्षण, जल संरक्षण में जान लेना चाहिए, प्रदूषण और संरक्षण। या जल प्रबंधन हम जिसको कहते हैं, यानी जल को हम सुव्यवस्थित ढंग से उपयोग करें। जल का सुव्यवस्थित समुचित उपयोग ही क्या कहलाता है, जल प्रबंधन कहलाता है। जल को सुरक्षा प्रदान करना, इकट्ठा करना क्या कहलाता है, जल संरक्षण कहलाता है। प्रबंधन यानी समुचित उपयोग। जैसे हम सिंचाई कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि एकदम सीधे जल को काट दें, तो जल का अधिक उपयोग हम करेंगे। सीमित जल है, जो कि फसलों के लिए उचित जल यानी उचित शुद्ध जल ही जरूरत पड़ती है, यानी खारे जल का उपयोग फसलों की सिंचाई के लिए हम नहीं कर सकते हैं। तो जो सीमित जल हैं उनका हम उचित ढंग से उपयोग करें। नहाने के लिए अधिक जल का उपयोग ना करें, कपड़े धोने के लिए, यानी कि एक समुचित उपयोग ही क्या है, जल प्रबंधन है। और जल का संरक्षण यानी जल को हम सही ढंग से सुरक्षित रखें। जैसे वर्षा जल है, अगर वर्षा जल को हमें संरक्षित करना है तो वर्षा जल का संरक्षण की कुछ विधियां जैसे हैं। वर्षा जल के संरक्षण के लिए हम तालाब का निर्माण करते हैं, बावड़ी का निर्माण करते हैं,
बावड़ी। बावड़ी क्या है? जैसे तालाब तो सब लोग जानते हैं, तो चारों ओर से घिरा हो, वो क्या कहलाता है? तालाब। और बावड़ी क्या है? बावड़ी मुख्य रूप से प्राचीन काल से बावड़ी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में बावड़ी का उपयोग होता है। बावड़ी क्या है? सीढ़ी नुमा कुआं, यानी कि ये कुआं किस प्रकार हो? जो सीढ़ी नुमा हो। और क्या हम करते हैं? वर्षा जल कुआं का भी भाई कुआं बना लेते हैं, तालाब बना लेते हैं, बावड़ियाँ। और सीढ़ी नुमा कुआं को हम क्या कहते हैं? बावड़ी कहते हैं। इसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में, जैसे राजस्थान का क्षेत्र है, राजस्थान में जल संग्रहण को नाड़ी भी कहा जाता है। एक राज्य अगर हम ले लिए, राजस्थान, नाड़ी हो गया, बावड़ी हो गया, इसमें हम क्या करते हैं? जल को संरक्षित करते हैं। राजस्थान की एक संस्था है जिसका नाम है तरुण भारत संघ। राजेंद्र सिंह, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, इन्होंने विशेष रूप जल को संरक्षण करने में राजस्थान क्षेत्र में एक संस्था स्थापित किया, राजेंद्र सिंह, और इन्हें जल पुरुष कहा गया। जल पुरुष या वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से ये जाने गए। राजस्थान का क्षेत्र है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में बांधेर, अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। जैसे अगर हम ले लें कर्नाटक का क्षेत्र, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कर्नाटक है, कर्नाटक में प्राचीन काल से जल संरक्षण को क्या कहा गया? केरे कहा गया। केरे क्या है? एक तालाबनुमा संरचना है। कभी पूछे केरे क्या है? एक तालाबनुमा संरचना को हम क्या कहते हैं? केरे। और केरे जल संरक्षण की विधि कहाँ प्रचलित है? कर्नाटक में प्रचलित है। कर्नाटक में बच्चों ने एक संघ स्थापित किया जिसका नाम है भीम संघ भी क्या है? बच्चों द्वारा सरोवरों, तालाबों को निर्माण करके जल को सुरक्षा प्रदान करना। और ये संस्था कौन करती है? भीम संघ करती है। और जल संरक्षण की विधि को हम क्या कहते हैं? केरे कहते हैं। इसी प्रकार से कुछ अन्य क्षेत्रों में, जैसे कर्नाटक में एक नदी कर्नाटक से निकलती है, तमिलनाडु होते हुए कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। बंगाल की खाड़ी में अगर गिरती है तो वह नदी कौन सी है? पालर नदी है। पालर नदी कर्नाटक से निकलती है, तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और तमिलनाडु में इस नदी के जल का उपयोग पीने के लिए किया जाता है। और इस नदी के जल को संरक्षित किया जाता है कर्नाटक के चित्तूर में। इस नदी के जल को रोककर, कर्नाटक के चित्तूर में इस नदी के जल को रोककर भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाया जाता है। अब इसी से ये पालर नदी है। पालर नदी के बारे में, यानी इस नदी के जल को रोककर क्या करते हैं हम? भूमिगत जल के स्तर को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। यह तमिलनाडु क्षेत्र में है। इसी प्रकार से कुछ अन्य राज्यों में इसे अलग अलग नाम से हम जानते हैं। जैसे हरियाणा में आवी, हरियाणा में इसे आवी कहते हैं। नागालैंड में जाबो कहते हैं। महाराष्ट्र में बांधेर कहते हैं। ये क्या है? ये जल संरक्षण की विधियां। और ये सब क्या, एक प्रकार के तालाब की ही आकृति है। और लेकिन इन्हें अन्य क्षेत्रों में हम अलग अलग नामों से जानते हैं। अब आते हैं, मेघालय एक राज्य है। मेघालय का ऐसा राज्य है जहाँ आप जानते हैं मेघालय में ही चेरापूंजी मासिनराम है, जहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। और वर्षा होगी तो छत पर भी वर्षा के जल इकट्ठा होंगे, यानी कि छत वर्षा जल
संग्रहण की विधि कहाँ है? मेघालय में। छत वर्षा जल संग्रहण की विधि कहाँ सबसे ज़्यादा प्रचलित है? मेघालय राज्य में। अब मेघालय राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई भी प्रचलित है। बांस ड्रिप सिंचाई भी प्रचलन में है। बांस ड्रिप सिंचाई क्या है? यानी कि बांस में हम नदी झील के जल को डालते हैं और ड्रिप सिंचाई यानी बूंद बूंद वह फसलों को सींचता है, जिससे कि जल की क्या होती है? बचत होती है और फसल भी क्या होती है? अच्छी होती है। तो बांस ड्रिप सिंचाई कहाँ प्रचलित है? मेघालय राज्य में। छत वर्षा जल संग्रहण की विधि कहाँ ज़्यादा प्रचलित है? मेघालय राज्य में। ये है वर्षा जल प्रबंधन या वर्षा जल या जल का क्या करते हैं हम? संरक्षण करते हैं तालाब बनाकर। घर वर्षा जल को हम पाइप द्वारा घर के अंदर भी अच्छे बड़े क्रेटर बना लेते हैं, गड्ढे बना लेते हैं, उसमें भी सुरक्षा का प्रदान करते हैं। लेकिन इसको हम विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानते हैं। सीटेट में इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे भी जाते हैं, इनको आप याद रखिएगा। आगे हम अगले वीडियो में हम चलेंगे, वायुमंडल हो गया, स्थल मंडल हो गया, जल मंडल हो गया। अब हम चलेंगे जैविक घटक के अंतर्गत।